हेलो बच्चों, चलो देखो। अभी जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर हम लोग देखने वाले अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले भी मैंने एक अटेम्प्ट किया, लेकिन बीच में कॉल आ गई तो वो वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, है ना। मैंने उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पूरा समझा दिया था। अभी उसको हटा देते हैं, उस लेक्चर को मैं हटाऊंगा। ये फिर से अब नए, मतलब फिर से मैं ये बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे बेटा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर किसको कहा जाता है और टाइप्स ऑफ वेक्टर किसको कहा जाता है ये सीखा था। अभी हम लोग देख रहे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये है कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये इस टाइटल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ये इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं, ये यहां पर आपको समझना है। क्या आप किसी वेक्टर को किसी भी स्केलर से, अब आपको स्केलर का मतलब पता है, स्केलर का मतलब होता है महज एक नंबर, है ना। तो क्या किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, है ना, ये हमें देखना है। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए बार, तो क्या इस वेक्टर को मैं m नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। m एक नंबर है, ठीक है, m एक नंबर है जिसको मैं स्केलर कहूंगा, और मतलब सिर्फ नंबर है, मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग स्केलर कह सकते हैं। तो इस स्केलर से मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, तो बिल्कुल कर सकता हूं। और जो नया बनेगा, नई जो क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। स्केलर से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तब जो नई क्वांटिटी बनती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में फर्क क्या होता है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को ये जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, और डायरेक्शन उसका सेम रहता है। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ए बार एक वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कुछ मान लीजिए 5 यूनिट है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 इंटू 5 10 बन जाता है, और इसका डायरेक्शन वही रह जाता है। समझे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पहले 5 था तो अब ये 10 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। तो जब हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर, डायरेक्शन एज इट इज रह जाता है। इस बात को समझिए। तो अब यहां पर जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बेसिकली रियल नंबर है। तो अगर वो स्केलर आपको पता है कि इसके 3 कंडीशंस हम बना सकते हैं क्या, कि ये जो रियल नंबर है, जो स्केलर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये 0 हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सिचुएशंस में क्या आपके वेक्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है, या फिर नतीजे क्या होंगे। जब आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा, तो जब आप इस वाले कंडीशन के बारे में सोचते हो, तो यम इंटू ए बार जो होता है आपका, तो ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये इसी के डायरेक्शन में होता है। बस इसके और इसके मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, और जब आप m का वैल्यू 0 लेते हो तो 0 इंटू ए बार बन जाता है 0 बार। इस बात को समझना, 0 इंटू ए बार क्या बन जाता है, 0 बार बन जाता है, ठीक है। तो 0 मैग्नीट्यूड है और ए बार आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी भी 0 स्केलर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर सिर्फ 0 मत लिखना, ठीक है, क्योंकि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और उसको आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता है कि नतीजा वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है। तो 0 से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ 0 नहीं आएगा, 0 बार आएगा, 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। तीसरी चीज, आप जब नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तब आपको उसका नेगेटिव वेक्टर मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो मतलब नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है ना। यहां पर मैं सिर्फ माइनस ए बार नहीं, माइनस एम ए बार लिखूंगा, ठीक है ना। यहां पर जैसे एम ए बार आया है वैसे यहां पर माइनस एम ए बार। तो ये माइनस एम है, इसका मतलब ये मत समझना कि आपका जो एम है, जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव आएगा। समझ लेना मैग्नीट्यूड जो है यहां पर उसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये आपका वेक्टर है ना, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जो आपका ए बार वेक्टर था उसका जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस एम ए बार का है।
मतलब जब आप किसी नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, वो जो भी नंबर है उससे आप जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा नए वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन पहले वेक्टर के अपोजिट में आएगी। ठीक है, चलिए तो ये हुआ बेटा स्केलर से मल्टीप्लीकेशन वेक्टर का। तो ध्यान में क्या आया आपके ध्यान में ये आया कि आप किसी भी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली बात। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा पर्टिकुलर केसेस देखे जाए हम लोग या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे कि आपका जो वेक्टर ए बार है इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 इस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको तो ए बार ही मिलेगा। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -a बार मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर मिल रहा है क्योंकि ये यूनिट क्वांटिटी है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 1 है तो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क आएगा। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो आपके वेक्टर को तो आपको पता है 0 बार आएगा, ये तो हमने यहीं पर देखा था। लेकिन अगर आप 0 वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तभी भी आपका नतीजा 0 बार ही आएगा। हमेशा याद रखना कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको जो नतीजा आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलने वाली है, ठीक है ना। इसलिए कभी ऐसे मत सोचना कि 0 वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 0 आएगा, सिर्फ 0 स्केलर आएगा, ऐसे नहीं है, 0 बार आएगा, 0 वेक्टर आएगा। या फिर किसी वेक्टर को सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सिर्फ 0 नहीं आएगा, तो 0 वेक्टर आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए तो यहां पर हम लोग खत्म करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, जो कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का पहला हमारा पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे दो वेक्टर का एडिशन किया जाता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर का एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि हम देखो दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए इन लोगों ने जो तरकीब खोजी है उसको इन्होंने नाम दिया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा एक लॉ है जिसको पैरेललोग्राम लॉ कहा गया है। अब इन दो लॉज का वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों भी सेम ही टाइप के लॉज है, ठीक है ना। और अगर आप फ्री वेक्टर के साथ में डील कर रहे हो, उसके साथ में अगर आप काम कर रहे हो तो एक ही चीज़ बताई जाती है उनके एडिशन में, मतलब एक ही चीज़ काम में आती है एडिशन में, दो अलग अलग लॉज बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए प्लेन के अंदर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है जिसको मैं ए बार बोल रहा हूँ और मेरे पास ये एक यहाँ पर दूसरा वेक्टर है जो बी बार है, ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स प्लेन में अलग अलग जगह पर है। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, तो कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है ये हमें समझना है। तो बेटा ये वेक्टर जो बी बार है इसको आप मूव करके कहां पर लगा सकते हो, देखिए ए बार का डायरेक्शन ये वाला है, तो इस डायरेक्शन के ऑर्डर में नेक्स्ट डायरेक्शन कहां पर हो सकता है, या तो ये सीधा जाएगा या फिर आप इधर जा सकते हो उधर जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको उठा के अगर यहां पर लिख देते हो, जो इस वेक्टर का एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, वहां पर अगर मैं इसको लिख देता हूं, इस वेक्टर को बी बार को, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जब आपके पास इस टाइप के दो वेक्टर्स हो एक के बाद दूसरा, मतलब उसी डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना होता है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है, तो पहले वेक्टर का आप इनिशियल पॉइंट लीजिए और दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट लीजिए और ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी अपोजिट ऑर्डर में आप ले जाकर वेक्टर निकालिए, तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझे बात को आप। जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहां से यहां चलकर गया है, डिस्प्लेसमेंट उसका इतना हुआ है, और फिर यहां से यहां तक गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना। समझे बात को। तो यहां पर समझने वाली बात कौन सी है, देखिए ये डायरेक्शन को आप सबसे पहले समझिए कि पहले वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर जा रहा है, तब जाके इनकी ऑपोजिट ऑर्डर में जो तीसरा वेक्टर आएगा जो पहले के इनिशियल और दूसरे के टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट करेगा और ऑर्डर उसका ऑपोजिट होगा, तो वो होता है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां पर यह समझने की गलती कतई मत करना कि इन दोनों का एडिशन मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा, यहां पर ऐसे नहीं होगा। आप एक बात समझ लो, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये जो भी वेक्टर रहेगा इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के एडिशन के कम ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल का
आप जैसा मर्जी ट्रायंगल निकालिए, उसका एक साइड हमेशा बाकी दो साइड के सम से छोटा ही होता है। तो ऐसे कभी मत समझना कि जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इन दोनों का एडिशन ये वेक्टर आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड 9 होगा, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो बात को, इस बात को समझना। तो कभी भी इन दोनों का एडिशन इसके बराबर, जब मैं a बार प्लस b बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दो जो वेक्टर्स है इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये रहेगा। अब आप देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। हमने यहां पर बता दिया कि भैया इस डायरेक्शन में जाएगा और इतना उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालना है वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो जब एग्जाम्पल में आएगा देखा जाएगा। अभी तो हमारे पास क्या है सिर्फ कि कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला जाता है, ठीक है ना, उसका एडिशन कैसे किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि आपका वेक्टर, जैसे मान लीजिए, अब एक बात समझिए, आपके प्लेन में जैसे मर्जी डायरेक्शन आपका दिया हुआ हो वेक्टर का, कोई वेक्टर ऐसे हो सकता है, कोई वेक्टर ऐसे होगा, तो आपको बस को उसको मूव करके उसके ऑर्डर में लाना है और कुछ नहीं करना है। समझे बात को, आप इसको उठा के यहाँ पर भी ले सकते हो, इसको उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हो। बस एक समझना है कि जिन दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हो एक के बाद एक उसका ऑर्डर होना चाहिए, अपोजिट में मत लगाना उसको, ठीक है ना। जैसे ऐसे मत लगाना, ये यहाँ पर जा रहा है तो इसको भी यहाँ पर लेके आए, अब तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना। तो इसको उठाकर ऐसे लेना, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके वेक्टर्स फ्री वेक्टर हो, है ना। कभी कभी आपका वेक्टर जो होता है वो आप लाइन ऑफ एक्शन में ही मूव कर सकते हो। अगर आपके वेक्टर्स फ्री वेक्टर हो और लोकलाइज्ड वेक्टर हो तभी ये पॉसिबल है। अब कई बार ऐसे होता है कि एक ही जगह पर से दो वेक्टर्स निकल जाते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो अब आप इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर भी आप लोग वो चीज कर सकते हो, कौन सी वाली, कि इस वेक्टर को उठाकर यहां पर रख दो और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको मूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्री वेक्टर नहीं है, ये लोकलाइज्ड वेक्टर है। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, या तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में ही चला जाता है। तो अगर ये लोकलाइज्ड वेक्टर है तो आप इसको पीछे भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाएगा तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है ऐसे ही दिया है और इसी सिचुएशन में आपको एडिशन करना है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए आप इसका पैरेलल निकालिए यहाँ पर और इसका पैरेलल निकालिए यहाँ पर। अब आपको इन दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, जैसे इसको ए बार बोलते हैं, इसको बी बार बोलेंगे, तो ये बन जाएगा बी बार और ये बन जाएगा ए बार। तो इसका और इसका एडिशन कौन होता है, ये होता है, ये हमें पता है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में, सॉरी उल्टी नहीं, हाँ मतलब उल्टी मतलब इधर अपोजिट डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये ऐसे जाके भिड़ेगा उनको। तो ये बन गया इनका एडिशन। तो ये जो है ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इसलिए जब आपके दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर होते हैं, को इनिशियल का मतलब समझते हैं, उनका ओरिजिन एक ही होना। जब आपके दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उन दोनों के एडिशन हम लोग देख रहे हैं, तो उन दोनों का एडिशन जो होता है वो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। और वो कैसे जज किया जाता है, फिर से उसी से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लॉजिक से ही वो हम लोग निकालते हैं। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के एडिशन होता है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हाउ टू फाइंड दिस ए बार प्लस बी बार, तो इसको बाद में देखेंगे। देखो अगर आपके वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख रहे हो तो इनका एडिशन करना बहुत आसान है। और अगर आप इन जनरल बात करो जहाँ पर एंगल वगैरह दिया हुआ रहता है उनका, तो अब वो हमारे सिलेबस में है नहीं, मतलब वो फिजिक्स वगैरह में जरूरत पड़ती होगी उसकी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है तब जाके आप उसका ए बार प्लस बी बार निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें उसकी जरूरत नहीं, तो वो फॉर्मूला भी हम डिराइव नहीं करेंगे और उसकी कोई मतलब भी नहीं। हमें जब दो वेक्टर का एडिशन करना है तो हम इन वेक्टर्स को इन दो वेक्टर्स को हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, और फिर उनका एडिशन करेंगे। यूनिट वेक्टर वो भी अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर स्पेस में आपका वेक्टर है तो, ठीक है ना। तो फिर आई कैप जे कैप के कैप की बात होती है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखने ही वाले हैं, ठीक है। उसकी बात मैं अभी नहीं करता क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं करना है, मुझे कन्फ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आप लोगों के ध्यान में आ गई होगी कि जब भी दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो देखना उनका डायरेक्शन क्या है।
एक ही डायरेक्शन में है या नहीं। जैसे ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये ऐसी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप लोग इसका एडिशन कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको मूव करेंगे इधर, इसको आप इसके लाइन ऑफ एक्शन में आगे लेके आइए, तो ये बन जाएगा इनका ए बार प्लस बी बार। देखो इन दोनों की डायरेक्शन कुछ ऐसी जा रही है, तो इसके रिजल्टेंट की उनके विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म करना है इन शॉर्ट। अच्छा, ये सिर्फ दो वेक्टर के लिए होता है क्या? नहीं, अगर दो से भी ज्यादा वेक्टर्स है आपके पास में तो उनका भी एडिशन किया जा सकता है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप दो दो वेक्टर का एडिशन करते जाइए। तो अगर आपके पास ज्यादा वेक्टर दिए गए हैं तो आप जब उसका एडिशन करेंगे तो उसको कहा जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसके उस पॉली का मतलब मेनी होता है, गोना का मतलब साइड होता है, तो पॉलीगॉन का मतलब जिसके मेनी वेक्टर्स है, मेनी साइड्स है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक वेक्टर है, फिर ये एक दूसरा वेक्टर है, फिर ये एक तीसरा वेक्टर है, एक चौथा वेक्टर है, ठीक है ना। अब इन सब का आपको एडिशन करना है, ए बार है प्लस ये बी बार, ये सी बार और ये डी बार। तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि ये है आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ये सीधा नतीजा है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी एक ही ऑर्डर में, तो उसके अपोजिट ऑर्डर में ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, बात खत्म, इनको ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो दो दो वेक्टर से इसको निकाला जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका ए बार है और ये बी बार है, तो इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन कीजिए तो आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब ये आपका वेक्टर ए बार प्लस बी बार है, ये सी बार है, तो इनका रिजल्टेंट होगा ए बार, ये वाला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब ये है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और ये है डी बार, तो इनका रिजल्टेंट होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। तो आप दो से ज्यादा वेक्टर्स का भी एडिशन कर सकते हो बस इसी लॉ का यूज करके, तो इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दिमाग में ये कई बार आता है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का यूज कब करना है, तो मैं तो आपको सीधी बात कह देता हूं कि ये सवाल तभी पैदा होता है जब आपका वेक्टर फ्री वेक्टर ना हो, है ना। अगर वेक्टर फ्री है तो फिर ट्रायंगल लॉ ही हर जगह यूज होगा, क्योंकि बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ट्रायंगल लॉ ही यूज हुआ है। देखो पैरेललोग्राम इन जनरल बुक के अंदर क्या दिया रहता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप कब यूज करते हो, जब कोई इनिशियल वेक्टर्स हो आपके, एक ही पॉइंट्स में से आपके वेक्टर बाहर निकले हो। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप कब यूज करते हो, जब पहला वेक्टर जहां पर खत्म हुआ है वहां से दूसरा वेक्टर उसी ऑर्डर में आगे चल पड़ा है, तब जाके आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, और इस वाले केस में क्या है, यहीं से दो वेक्टर्स बाहर निकले। तो जब ऐसे होता है तब इनका डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, और जब ऐसे होता है तब ये इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल नाम जोड़ के अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर लिया जाता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, ये ए बार है अपना, और ये है बेटा बी बार, ठीक है। तो आपको पता है कि ये रिजल्टेंट होता है ए बार प्लस बी बार, लेकिन अगर आपको ए बार में से ए बार और बी बार का सब्ट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे। नेगेटिव वेक्टर मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ही मैग्नीट्यूड जितना, ये बन जाएगा माइनस बी बार। और जब आप इन दोनों का एडिशन लेंगे तो ये एडिशन का रिजल्टेंट होगा ये वाला। तो बेसिकली आप यहाँ पर ए बार प्लस माइनस बी बार लिख रहे हो, तो ये बन जाएगा ए बार माइनस बी बार। तो वही होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई दो अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो वही है जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन है, और क्या है, ठीक है। मतलब जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन वाला उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर जब आप उसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इस वेक्टर को इसके अंदर ऐड कर रहे हो, अब इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसका नेगेटिव वेक्टर है उसको भी आप इसके अंदर ऐड ही कर रहे हो, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इसको इसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन आप इसको मान रहे हो। समझे बात को, इसको अगर आप पहले ले लेते हो, ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव वाली मानते हो तो उसके अपोजिट में नेगेटिव वाली मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो बेटा जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, कि अगर आप ए बार प्लस बी बार लिखते हो तो दिस इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, इसको कहा जाता है कॉम्यूटेटिवनेस। सेकंड चीज, वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या, कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। मतलब पहले इन दो वेक्टर्स का एडिशन करके फिर उसके अंदर मिलाया क्या, या फिर
पहले दो का एडिशन करके तीसरे के अंदर मिलाएगा, एक ही बात होती है। तीसरी बात है भी या नहीं? हाँ, दो ही तो है, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। एक आप ले सकते हो वैसे देखा जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी। तो आपका जो वेक्टर है उसके अंदर अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा ए बार मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जीरो वेक्टर है ये है, जीरो वेक्टर लेंगे, हाँ, तो जीरो वेक्टर को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, क्योंकि हम लोग दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं ना। तो बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आईना होता है आइडेंटिटी, मतलब जिसके अंदर देखने बाद हम खुद को ही देख लेते हैं। जैसे ये ए बार है, इसको अगर आप मतलब देखिए ऐसा कौन सा वेक्टर है कि जिसको दूसरे वेक्टर में ऐड करने के बाद भी वही वेक्टर फिर से आएगा। मतलब ए बार के अंदर कौन सा वेक्टर मैं ऐड करूं जिससे मुझे फिर से ए बार मिलेगा, तो वो है जीरो बार, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जो एडिशन इस ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है। तो ए बार प्लस जीरो बार ए बार ही मिलेगा, तो जीरो बार को कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी एडिशन की, और यहाँ पर खत्म होता है हमारा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम लोग थियरम्स देखने वाले हैं जो कि कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि देखो अगर 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो तकरीबन 9 GB का वीडियो बन रहा है, और मैं अगर उसको कंप्रेस करता हूँ तो वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो मुझे 9 GB अपलोड करना पड़ता है, आपको भी 9 GB देखना पड़ेगा। तो अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो बेटर है कि मैं आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाऊँगा जो 4 GB में बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग देखेंगे थियरम्स। गुड बाय।